गुड आफ्टरनून। आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको 7 चैप्टर में जीवन की क्रियाओं वाला जो चैप्टर है उसमें रेस्पायरेशन यानी श्वसन क्रिया क्या है इसके बारे में अध्ययन कराएंगे और इसके बाद हम उत्सर्जन क्रिया के बारे में अध्ययन कराएंगे जो एक्टिव और था लाइफ इसकी इंपॉर्टेंट भाग है। यानी श्वसन क्रिया सभी जीवधारी जो सजीव हैं वो अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाने के लिए श्वसन क्रियाओं का सहारा लेते हैं, जिसमें O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ये होता है जंतुओं में। और जितने भी वनस्पतियां हैं वो सभी CO2 रिलीज करती हैं, मतलब ग्रहण करती हैं और O2 रिलीज कर देती हैं। इसको कहते हैं श्वसन क्रिया। जीव कोष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के अतिरिक्त शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? ये शरीर से में निवास होता है पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव जंतु करते हैं। यानी जंतुओं में O2 तो ग्रहण करते हैं और CO2 निकालते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं भोजन बनाते समय, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, और O2 निकालते हैं। ये जो क्रिया चलती रहती है इसको हम श्वसन क्रिया कहते हैं। यह 2 प्रकार से स्पष्ट होती है। इसे निःश्वसन और निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन और एक्सटर्शन कहा जाता है। ये इंस्पायरेशन कहा जाता है और ये एक्सटर्शन कहा जाता है। इंस्पायरेशन यानी निःश्वसन और निःश्वसन यानी शरीर से बाहर निकालना। शरीर के अंदर ग्रहण करना इंस्पायरेशन यानी प्रेरित होना, एक्सपायरेशन शरीर से बाहर निकालना। ये 2 चरणों में उत्पन्न होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को भोजन के ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया को भोजन का ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण। कहते हैं। ठीक, इस क्रिया में 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर 1 ग्राम C6H12O6 के ऑक्सीकरण पर 686 किलो ऊर्जा, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। यानी 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने पर श्वसन क्रिया में 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने पर 686 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। और कहीं कहीं किताब में ये 673 भी दिया गया है इसके बारे में, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, देख लेना। श्वसन का उद्देश्य होता है सभी जीवों में विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सौर ऊर्जा है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को ग्लूकोज शर्करा के रूप में रासायनिक से संपर्क करते हैं, यानी अपघटित करने का कार्य करते हैं। और इसमें जंतुओं को यह ऊर्जा पौधों से, दूसरे जंतुओं को शिकार से मिलती है। जंतु भोजन के अणुओं को ऑक्सीकरण द्वारा इनमें संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। श्वसन का उद्देश्य कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में
रासायनिक क्रियाओं द्वारा पोषक पदार्थों के अणुओं को बंधित ऊर्जा में मुक्त करना होता है। श्वसन के उद्देश्य की बात कही जाए तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि श्वसन का उद्देश्य कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक क्रियाओं द्वारा पोषक पदार्थों के अणुओं के बंधित रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करना होता है। C6H12O6 प्लस जल CO2O2 इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, जल बनेगा और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। अब देखिए कार्बन कितने 6, कार्बन 6 से क्रिया करा दी, ठीक। हाइड्रोजन कितनी है 12, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 2, तो यहाँ हमने 6 से क्रिया करा दी, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितनी है 6, तो ऑक्सीजन है 2 और 6 दूनी 12, 12 6 18, तो यहाँ हमने किससे करा दी 18 है और 6 ये यहाँ 6 से क्रिया करा, 6 दूनी 12 और 6 18, ये ऑक्सीजन हो गई, ये ग्लूकोज हो गया। ये क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल। इस क्रिया को हम श्वसन क्रिया की रासायनिक, श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक क्रिया का एक समीकरण है श्वसन का, इसको हम रासायनिक क्रिया का समीकरण के नाम से जानते हैं। कभी एग्जाम में आता है तो श्वसन के बारे में ये बताएंगे और बताने के बाद आप इसको ये लिख देंगे, तो इससे रासायनिक क्रिया के समीकरण के बारे में लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं श्वसन की परिभाषा। जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज के क्रमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण, जैविक ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? यानी भोजन का ऑक्सीकरण क्रिया में कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन से, कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया होने से अपघटन पर कुछ पदार्थ जो रासायनिक क्रिया से मुक्त होते हैं, उनको हम, उससे जो ऊर्जा जो मुक्त होती है उसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं। वास्तव में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ही, यानी भोजन के जारण के फलस्वरूप ही ये क्रिया संपन्न होती है और ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम उत्सर्जन की। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्सर्जन क्या है। मानव के अंदर किसी एक उत्सर्जी अंग का वर्णन कीजिए, मानव के किसी एक उत्सर्जी अंग का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है सेकंड सेमेस्टर में। तो वृक्क है, किडनी है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, मूत्र के बारे में बता सकते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। EXCRETION, एक्सक्रिएशन। श्वसन, उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है, और वो ऊर्जा जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं, और उन भागों में कुछ
अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो निकलते हैं, वह अपशिष्ट पदार्थ यदि हमारे शरीर में कुछ लंबे समय तक पड़े रहें तो वह हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। अर्थात इन घातक पदार्थों को या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात इसको कह सकते हैं भोजन के पाचन के फलस्वरूप, यानी पोषण के अंदर भोजन लेते हैं, पाचन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें ब्लड से अलग करके शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा, जैसे किडनी के द्वारा उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है, फेफड़ों के द्वारा क्रिया उत्सर्जन क्रिया संपन्न, फेफड़ों के द्वारा O2 जाती है, CO2 बाहर निकाली है, तो फेफड़े भी उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। किडनी और यह क्या करती है, यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम करती है। गुदा ये मल को बाहर निकालने का काम करती है। त्वचा यानी श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीना बाहर निकलता है। ये सभी उत्सर्जन क्रिया कहलाती हैं। उत्सर्जन होते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से CO2 कोशिकाओं में, यानी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के पश्चात ऑक्सीकरण से CO2 जल, अमोनिया, ठीक है, और अवांछनीय पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। जितने भी अवांछनीय पदार्थ निकलते हैं उनको उत्सर्जन कहते हैं। अब बात कर रहा हूं, इनमें CO2 तथा NH3 अगर एक निश्चित से ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाए तो विषाक्त हो जाते हैं, और विषाक्त होने पर शरीर के अंदर ये अपना प्रभाव जमा देते हैं और घातक सिद्ध हो सकते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अतः जीवित रहने के लिए इन पदार्थों को बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इन वांछनीय पदार्थों को उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। जिस प्रक्रम द्वारा कोशिकाओं को वर्ज्य पदार्थों को छुटकारा मिलता है उसे उत्सर्जन या उत्सर्जी अंग के नाम से कहा जाता है। जिस अंग के द्वारा शरीर से इन अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। अवांछनीय पदार्थ कौन से, CO2, जल, अमोनिया, अन्य अवांछनीय पदार्थ जो होते हैं, मल, इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, जिनके द्वारा बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन की परिभाषा शरीर के लिए हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हानिकारक लवण, यूरिया हो सकता है, हानिकारक लवण होते हैं, यूरिया हो सकता है, हानिकारक लवण हो सकते हैं। इनको हम ये उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। बार देखिए, उत्सर्जी पदार्थ
CO2 मूत्र, यूरिया, यूरिक अम्ल यानी अमोनिया, हानिकारक लवण, आदि ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे CO2 के बारे में। CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जब हम श्वसन क्रिया के समय ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को अपनी नाक के द्वारा फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से हृदय में पहुंचती है और हृदय के अंदर ब्लड के द्वारा या शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ब्लड में जो भोजन के स्वांगीकरण के पश्चात यानी पचने के पश्चात पोषक तत्व उसमें मिल जाते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, और उन कार्बनिक पदार्थों के साथ वह ऑक्सीकरण क्रिया करता है और ऑक्सीकरण क्रिया करने के पश्चात CO2 फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस क्रिया को CO2 का उत्सर्जन क्रिया कहलाता है। देखिए, भोजन के ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति होती है। यदि रुधिर में CO2 की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो जंतु की मृत्यु हो सकती है। इसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। यह श्वसन अंगों के शरीर से बाहर निकल दिया जाए, यानी नाक के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा ये बाहर निकाल दी जाती है। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जन अंग के नाम से जान सकते हैं। अपचित भोजन पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालना, यानी पाचन रसों की क्रिया के द्वारा भोजन का पाचन हो जाता है, यानी इसमें एंजाइम्स मिल जाते हैं, यानी लिवर से, आंत्र से और मुंह से, लार से कुछ एंजाइम्स मिल जाते हैं और वह उस भोजन को पाचन कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में अपघटित कर देते हैं। और यह पठन के पश्चात उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर के विभिन्न भागों के रूप में ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा ब्लड में भेज दिया जाता है। वह ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। एक ग्लूकोज का अणु 686 ऊर्जा उत्पन्न करता है, किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके बारे में हमने बात की। और उसके पश्चात जो भोजन के जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो इनको कोई पाचन क्रिया में इनका कोई योगदान नहीं होता, उनको बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा, यानी मल के द्वारा निकाल दिया जाता है। उसको हम अपचित भोजन पदार्थ को हम जैसे कि लैट्रिन, हानिकारक लवण पसीने के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी हमारा संपूर्ण शरीर एक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे त्वचा कहते हैं। त्वचा संरक्षण आवरण के रूप में कार्य करती है और एक उत्सर्जी अंग के रूप में भी कार्य करती है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करने का काम इस त्वचा का है और साथ ही ये उत्सर्जी अंग का भी काम करती है कि इसमें रोम जो छिद्र होते हैं, बाल्स होते हैं, उन रोम छिद्रों के अंदर श्वेत ग्रंथियां होती हैं और श्वेत ग्रंथियां शरीर के अंदर से अतिरिक्त जल को बाष्पीकृत करने का काम करती है, बाहर निकालने का काम करती है, बाष्पोत्सर्जित करने का काम करती हैं। और हम पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें श्वेत ग्रंथियां कहते हैं। और जो पसीना आता है उसमें लवण उसके अंदर, शरीर के अंदर होते हैं और ये हमारे शरीर का ताप मेंटेन करने का भी काम करता है। लवण स्वाद में नमकीन होते हैं जैसे कि नमक, जिसे त्वचा कहते हैं। त्वचा संरक्षक आवरण के रूप के अतिरिक्त उत्सर्जन कार्य करती है। हैंड लेंस द्वारा त्वचा का प्रक्षेपण किया, यानी देखा जाए तो उसमें रोम छिद्र के अंदर छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इन छिद्रों द्वारा पसीना बाहर निकलता है और हानिकारक बाहर शरीर लवण बाहर निकल जाते हैं। यूरिया और यूरिक अम्ल का मूत्र के रूप में उत्सर्जन होना, यानी पसीना है यानी लवण है, मल है और यूरिया जो मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मलमूत्री खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रोटीन के ऑक्सीकरण से सर्वप्रथम अमोनिया गैस बनती है, यानी प्रोटीन के अंदर अमोनिया गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात वह प्रोटीन जब हम लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है। वो नाइट्रोजन और जल के साथ क्रिया करके, कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करके क्या बनाता है,
NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। यह गैस अत्यंत विषैली गैस होती है जिसका शरीर के अंदर अधिक समय तक रहना घातक सिद्ध हो जाता है। निम्न कोटि के जंतुओं में जिसका शरीर में अधिक अमीबा, हाइड्रा आदि अमोनिया गैस त्वचा से बाहर निकाल देते हैं, ये त्वचा उनकी उत्सर्जन होती है। उच्च कोटि के जंतुओं में ऐसा त्वचा के द्वारा नहीं होता और इनके लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यूरिया अमोनिया से कम घातक होता है। यूरिया पानी में घुलनशील होता है और रुधिर के साथ वृक्क में पहुंच जाता है। यूरिया यूरिक अम्ल जल से मिलकर के मूत्र बनता है जिसे उत्सर्जी अंग के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, यानी पेनिस के द्वारा इसे बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। मूत्र का उत्सर्जन, मूत्र को बाहर के शरीर के बाहर निकालने का कार्य वृक्क और उससे संबंधित अंगों का होता है। सामान्यतः मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए संबंधित अंग को ही उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये अंग ही रूप में एक अंग सम्मिलित होते हैं, उसे उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। मनुष्य में किडनी की संरचना के बारे में बात कही जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक उत्सर्जी अंग के बारे में वर्णन करो, तो आप मनुष्य के किडनियों के बारे में बता सकते हैं। उत्सर्जी अंग मनुष्य के उत्सर्जी अंग में क्या आता है? वृक्क आते हैं जिसे किडनी कहते हैं। फेफड़ा होते हैं जो CO2 को बाहर निकालते हैं, और किडनी क्या करती है? मूत्र निकालती है। मूत्र के अंदर जल, अमोनिया और यूरिया होता है। इसके अंदर त्वचा होती है जो पसीना निकालती है, और पसीने के अंदर हानिकारक लवण होते हैं। ठीक है, इसकी बात करें, मनुष्य एवं सभी कशेरुक प्राणियों में एक जोड़ी वृक्क उत्सर्जित अंग का काम करते हैं। एक जोड़ी वृक्क होते हैं। और वृक्क के बारे में ब्लैक बोर्ड छोटा है तो आप पेज नंबर 115 में देख सकते हैं। पेज नंबर 115 पर देख सकते हैं डायग्राम को। देखें, इसमें मनुष्य के शरीर में उदर गुहा में कशेरुक दंड के पास में एक जोड़ी सेम के आकार के वृक्क होते हैं जो उससे थोड़े ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, और इन वृक्कों का संबंध मूत्रवाहिनी से होता है, और मूत्रवाहिनी का संबंध मूत्राशय होता है, और मूत्राशय के अंदर एक थैली होती है, उसे कहते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद में एक उत्सर्जी अंग होता है मनुष्य के अंदर जिसके द्वारा मूत्र को बाहर उत्सर्जित करने का काम किया जाता है। मैं इसके बारे में हल्का सा बताऊंगा। यह सेम के आकार का होता है, यानी बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ बड़ा होता है। सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक, इसके अधिवृक्क होते हैं, इसके ऊपर ये अधिवृक्क हैं। इससे नदी निकली होती हैं, इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या बचना है?
और मूत्र वाहिनी का संबंध एक ब्लैडर टाइप की संरचना के द्वारा कर दिया जाता है। इसे हम मूत्राशय के नाम से भी जानते हैं। वही रहना। मूत्राशय के नाम करते हैं और मूत्राशय के द्वारा शरीर से जो बाहर निकालने का काम करता है ब्लड टाइप की संरचना, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये संरचना होती है। कुछ और ये वृक्क कहलाते हैं। ये संरचना है मनुष्य के उत्सर्गी अंग के रूप में हम किडनी की संरचना की बात कर सकते हैं। किडनी ये वृक्क है, सैन के आकार की होती है। इसकी हम किडनी की अनुप्रस्थ काट देखें तो कुछ माप दिखाई देती है, उस माप के बारे में बताऊंगा। सेम के बीज के आकार की, ये लगभग 10 सेंटीमीटर से लंबी, 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी वृक्क की हम संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम बता रहे हैं यह पुरुषों में 125 से 170 ग्राम तक की वजन की होती है। यानी पुरुष के अंदर 125 से 170 ग्राम के तक की होती है। स्त्रियों में यह 115 से 155 ग्राम तक की होती है। ठीक। और यह वृक्क भीतरी किनारों पर धसे हुए, अवतल और बाहरी किनारों पर उभरे हुए होते हैं। इस धसे हुए स्थान को हाइलस कहते हैं। इसमें मूत्र नलिकाएं बाहर निकलने का काम करती हैं, निकली हुई होती हैं। ये रीनियल धमनियों को रीनियल सिराक से जोड़ते हैं। वृक्क की खड़ी काट में देखें तो 2 भाग स्पष्ट देते हैं, कॉर्डेक्स और मेड्यूला। अब बात करते हैं मूत्र। वृक्क नलिकाओं के अंतिम सिरे पर पहुंचने पर नेफिक फिल्ट्रेट मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। इन्हें केवल पानी, लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल होते हैं और यह मूत्र संग्रह नलिकाओं के से होकर के मूत्र वाहिनी में पहुंच जाते हैं और मूत्राशय से बाहर निकल जाते हैं। यानी वृक्क नलिका से संग्रह नलिका और संग्रह नलिकाओं से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्राशय से मूत्रमार्ग और मूत्रनाग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसको हम मूत्र की एक प्रकार से संरचना के बारे में कह सकते हैं। ये हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है। मूत्र के रासायनिक संगठन की बात करें मूत्र के रासायनिक संगठन की हम बात करें, सामान्य मूत्र का रंग पीला होता है, पीला रंग होता है मूत्र का। और यह पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम छोटा क्वेश्चन है, आप देख लेना। यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीला होता है। ठीक। इसमें 95% जल, यानी मूत्र में 95% जल प्लस 5% अन्य पदार्थ, और इन अन्य पदार्थों में यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, यानी यूरिया, यूरिक अम्ल, यानी यूरिक एसिड कहते हैं, क्रिएटिनिन होता है,
ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और इनके द्वारा रासायनिक क्रियाओं का संगठन के बारे में मैंने बताया आपको, मूत्र का रासायनिक संगठन। महत्व उत्सर्जी पदार्थों का महत्व, शरीर से उत्पन्न हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना होता है उत्सर्जी अंगों के द्वारा। समस्थैतिक बनाए रखना होता है, यानी टेम्परेचर को बनाए रखना है या शरीर को मेंटेन रखना है। औषधि पदार्थों को आवश्यक वसा को शरीर से बाहर निकालने का भी काम होता है। वो पदार्थ जितने भी होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का भी काम होता है। इसको आज हमने आपको उत्सर्जी अंग और श्वसन क्रिया के बारे में अध्ययन कराया। आपने भली प्रकार से समझ लिया होगा। आपको जो चीज समझ में ना आई हो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लिख के बता सकते हैं। प्लीज पढ़ते रहें, आप इसके बारे में अध्ययन करते रहें। बहुत संकट की घड़ी है इस समय, हम अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं या घरों से निकल रहे हैं तो सावधानी के साथ निकल रहे हैं। इसलिए आप प्लीज पढ़ते रहें, अपना कार्य करते रहें, सुरक्षित रहें, आप रहें, आपका परिवार रहे। इसके साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अभी भैया